हेलो एवरीवन, आज हम लोग आ गए हैं अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में। ठीक है, तो हम लोग मैटर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, स्टेप वाइज स्टेप। पूरे वीडियोस को और आने वाले पार्ट्स को भी अच्छे से देखना, और मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको एक बहुत ही अच्छा नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अपना नोट्स कॉपी निकालो और स्टार्ट हो जाओ वीडियोस के साथ साथ पॉइंट्स को समझते हुए प्रॉपर एक नोट्स रेडी करने के लिए। तो हम लोग पहले मैटर का डेफिनेशन जान लेते हैं। मैटर है क्या? ठीक है, मैटर कोई भी चीज़, आप दुनिया में जो भी चीज़ देखते हो ना, वो सभी मैटर है। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, जो एरिया में अपने सराउंडिंग में वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास भी होना चाहिए, उसका कुछ वज़न भी होना चाहिए, तब जा कर के उसे हम मैटर के कैटेगरी में दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग जो हम लोग को दिखता है, जो नहीं भी दिखता, वो भी मैटर है। जैसे हवा तो हम लोग को नहीं दिखता बट वो भी मैटर है। अब आप बोलोगे क्यों सर मैटर कैसे है? तो मैटर सीधा सा बात, अगर आप एक बलून को, खाली बलून को आप वेट करोगे और एक बलून में उसमें हवा भर के आप वजन करोगे, तो आपको साफ देखने को मिलेगा कि उस बलून का वजन बढ़ चुका है। तो आपको क्या पता चला कि जो हवा मैंने भरा उसका कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस तो कुछ ना कुछ ले ही रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, इसमें मैंने एक एडिशनल पॉइंट जोड़ा है, एंड कैन रेजिस्ट समथिंग। रेजिस्ट, ये रेजिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रुकावट क्रिएट करना। समथिंग और एनीथिंग, मतलब जो भी उसके रास्ते में आए उसको, उसके लिए वो रुकावट क्रिएट करे। जैसे ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड, ये मेरा हाथ है, मैं ये अपने हाथ को बोर्ड पे अगर मैं लगाऊंगा, आगे ले जाने का कोशिश करूंगा, तो ये बोर्ड क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, यानी कि रुकावट क्रिएट करेगा। तो कोई भी चीज़ जो रेजिस्ट भी कर सके उसे हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड कैन रेजिस्ट समथिंग इज कॉल्ड मैटर। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। बहुत इजी सा चीज़ है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तीन ही चीज़ लगाना है आपको, एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका मास हो और रेजिस्ट करे वो अपने सराउंडिंग वाले चीज़ों को, तब उसे हम लोग मैटर कह सकते हैं। अब ये मैटर को क्लासिफाई करने का जो तरीका है ना, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, हम लोग अपने कल्चर को, मान लो एज ए इंडियन, ठीक है, हम लोग अपने कल्चर को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखे हुए हैं। हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत अच्छा फिलॉसफीज़ दे करके गए हैं, जिससे आज के डेट में साइंटिफिक फील्ड में भी बहुत ही सम्मान और इज्जत दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ही बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है, बट सच में हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत ही अच्छा थ्योरी, जो बहुत बाद में मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया या बताया, उसे वो लोग पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना सा आता है ना कि साइंस क्या है ना, प्रूफ पे चलता है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो साधु या संत बोला जा सकता है, इंडियन फिलोसोफर्स, वो लोग फिलॉसफी दे देते थे, बट उसका एक्चुअली में सबूत नहीं देते थे, बस प्रूफ नहीं दिया गया था। उसके वजह से सारा क्रेडिट आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ले जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंटिस्ट का एक पैटर्न है, किसी भी थ्योरी को अगर वो बताते हैं तो उसके साथ उसका बहुत सारा प्रूफ देते हैं, उसे सच साबित करके दिखाते हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे फिलोसोफर्स ने प्रूफ नहीं दिया था तो वो गलत थे। उन्होंने वो चीज़ बताया तो वो लोग ऑब्जर्व करके ही तो बताए थे। पहला बार कोई भी चीज़ कोई इंसान बताता है तो वो कहीं ना कहीं खुद से ही तो सीख करके या ऑब्जर्व करके बताया गया था उनके द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फिलोसोफर्स बहुत ही एडवांस थे, बट क्योंकि मॉडर्न डे साइंटिस्ट की तरह प्रूफ उस समय प्रूफ देने का चलन नहीं था, इसलिए शायद हमारे फिलोसोफर्स को लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बट वी आर द वंस हु शुड प्रिजर्व आवर कल्चर एंड शुड रेस्पेक्ट आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो इसीलिए हम
इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर पहले क्या कहा था मैटर के बारे में, उसके बारे में जानेंगे, फिर मॉडर्न डे में चलेंगे। ठीक, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज, मैनी वेज आर देयर टू क्लासिफाई मैटर। ठीक है, तो सबसे पहला तो इंडियन फिलोसोफर्स, इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर्स का फिलोसफी लेते हैं। वो लोगों ने कहा कि मैटर चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पंच तत्व। हिंदू ट्रेडिशन में बोला भी गया है कि एक बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ है। और वो पंच तत्व क्या है? हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों से बन करके बना है। तो ये हमारे इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर ने लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स के बारे में बताया था कि दे आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स दैट आर एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। और आज भी हम लोग इसको मानते हैं, और जब क्रीमेशन किया जाता है एक डेड बॉडी का, तो हम लोग मानते हैं कि ये वापस से हम लोग इन्हीं 5 तत्वों में जाकर के मिल जाते हैं। तो ये भी एक मैटर का क्लासिफिकेशन था जो कई 100 साल पहले हमारे फिलोसोफर्स करके गए थे। अब आते हैं मॉडर्न डे साइंटिस्ट में। मॉडर्न डे साइंटिस्ट में क्या कहा? दे क्लासिफाइड मैटर इन 2 वेज। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया। तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बट आप एक बात जान के रखो, इस चैप्टर में पूरा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही डील करने वाले हैं कि जो मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। बट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में कैसे किया जाता है। हम लोगों ने मैटर को 3 टाइप्स में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन में और आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो बच्चों, बोला जाता है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे देखें तो मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट मॉडर्न 21st सेंचुरी के हिसाब से अगर आप जानना चाहोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज़ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज़ भी दिया हुआ है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहते हैं कि 22 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं पूरा यूनिवर्स में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे ही ना, क्लास 9, 10 में ये पढ़ने वाला टॉपिक है भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आज थोड़ा सा एडिशनल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अलावा 4 स्टेट्स ऑफ मैटर और है, तो जो मिला के टोटल कितने स्टेट्स हो गए? 7 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो और एडिशनल जो 4 स्टेट है उसका बस थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा, जिससे आप लोग समझ सको कि किस तरह से और मैटर को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, और आप लोग अच्छे से जानते ही भी होंगे। 4th स्टेट ऑफ मैटर है जो कि थोड़ा कम लोग जानते हैं, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा हाईली चार्ज पार्टिकल्स से बना हुआ मैटर है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ना बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के वजह से बहुत ही स्पीडली वाइब्रेट करते हैं, जिसके वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी इमेंस अमाउंट में होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा have high kinetic energy because they have highly charged particles in it. ठीक है, this is the 4th state of matter. 5th स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन को आप लोग सभी जानते ही होंगे। इनका मिला करके एक थ्योरी बनाया गया है जिसे हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये एक ऐसा कंडीशन है ना जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब पहुंच जाए। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक अगर पार्टिकल्स पहुंचेंगे या कोई मॉलिक्यूल पहुंचेगा तब वो अपना मोशन, उसका हर एक मॉलिक्यूल अपना मोशन करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। देखो ब्राउनियन मोशन में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि एवरी
पार्टिकल, एवरी मॉलिक्यूल इज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है ना जो एब्सोल्यूट जीरो बोला गया है जिसको, उस टेम्परेचर पे आकर सभी पार्टिकल, सभी मॉलिक्यूल्स अपना मोशन क्या कर देता है, सीज कर देता है, मतलब रुक जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचना तो इम्पॉसिबल है, बट अगर इस टेम्परेचर के आसपास भी पहुंचा जाए तो एक ऐसा स्टेट क्रिएट हो जाता है जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत लो काइनेटिक एनर्जी होता है और वो ना के बराबर मोशन करते हैं, ठीक है। मतलब मोशन लगभग रुक ही जाता है और एटम्स क्लम्प कर जाते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ आकर के जुड़ जाते हैं। तो इस तरह का स्टेट किसी मैटर का कहलाता है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ठीक है। अब सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा क्या होता है, देखो अगर कोई मैटर का इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल हो जाए, इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल हो जाए कि वो हर रिकॉर्ड तोड़ दे, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम हायर एनर्जी लेवल अटेन कर ले, ठीक है, तब उसे हम लोग क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा कहते हैं। ये कब अचीव हुआ था, जब यूनिवर्स नया नया बना था, जब बिग बैंग थ्योरी हम लोग मानते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी हुआ, बिग बैंग के बाद जस्ट जैसे ही वो पूरा मैटर मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हुआ, उस समय क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा वाले स्टेट में था हर पार्टिकल, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई था और जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स दिस स्टेट ऑफ मैटर वाज अचीव्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेवेंथ स्टेट ऑफ मैटर में, डीजेनरेट प्लाज्मा। और ये एक ऐसा स्टेट होता है जब सारे मॉलिक्यूल्स कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं, एकदम दबा करके एक जगह पे सिकोड़ के उनको रख दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि बहुत एक बड़ा मैसिव स्टार है, ठीक है, हमारे सन के जैसा एक मैसिव स्टार है, ठीक है। अब उस स्टार का अगर आप कोर देखोगे ना, सेंट्रल पार्ट देखोगे, तो उसमें सारा मॉलिक्यूल्स जो है, उसका पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा दबा करके सिकोड़ कॉम्प्रेस करके अरेंज्ड होता है, ठीक है। इसी कॉम्प्रेस्ड स्टेट को, इसी हाईली कॉम्प्रेस्ड स्टेट को हम लोग डीजेनरेट प्लाज्मा कहते हैं। तो ये हम लोग रिमेनिंग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया हमने। देखो अगर आप हायर लेवल में जाओगे तो जो जो मैंने बताया उससे बहुत ही वास्ट थ्योरी है ये सब। मैं तो बस बेसिक एक होता है ना, इसका ABCD ही अभी तक मैंने बताया है। तो ये आगे बहुत सीनियर क्लासेस में जा करके आप लोग पढ़ोगे, जिनको नॉलेज गेन करने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, उनको ये जान करके बड़ा मज़ा आएगा कि ये 3 स्टेट ऑफ मैटर के अलावा जो 4 मेन और स्टेट है वो किस तरह से और किस किस फील्ड में ये होते हैं, ठीक है, और किस सिचुएशन में ये सब स्टेट ऑफ मैटर अटेंड होता है, ठीक है। ये एडिशनल नॉलेज था, बिल्कुल आप इसे आप छोड़ सकते हो लिखना कॉपी में, अगर इंटरेस्ट है तभी लिखो, वरना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अब आते हैं हम अपने काम के टॉपिक में। अगर हम लोग मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में मैटर को क्लासीफाई करें तो हम लोग, मैंने बताया आपको, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट तो एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट, अगर मैं बोलूँ जैसे गोल्ड, ठीक है, जैसे सिल्वर, ये अगर सिंगल एलिमेंट हो तो ये एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, जैसे सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक। अगर 2 एलिमेंट को मैं कंबाइन कर दूं, और कैसे कंबाइन करूं, केमिकली कंबाइन करूं, ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। ये मेरा सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब थर्ड स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी इज मिक्सचर। मिक्सचर भी एक तरह से कॉम्बिनेशन ही है, जिस तरह से कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स था, 2 और मोर एलिमेंट्स था, मिक्सचर भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ही है। बस फर्क क्या है, कंपाउंड्स में केमिकली मिक्स्ड होता है और मिक्सचर में फिजिकली मिक्स होता है। आप बिल्कुल ऐसे समझो कि मैंने सोडियम और क्लोरीन को मिलाया, ठीक है, मैंने सोडियम और क्लोरीन को मिलाया, अगर मैं केमिकली उसको रिएक्ट करवाऊंगा तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस बना देगा, जो कि होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ लो कि एक सॉलिड सोडियम मैंने लिया, उसको चूर दिया, और एक सॉलिड क्लोरीन लिया मैंने, और दोनों को एक्चुअली में मिक्स कर दिया,
तो क्या वो सोडियम क्लोराइड बना? नहीं, वो तो उसका पाउडर्ड फॉर्म मिला हुआ है एक दूसरे में, वो फिजिकली मिला हुआ है, मतलब सिर्फ उसके बॉडीज एक दूसरे में मिले हुए हैं, ठीक है, केमिकली उनका एटम्स एक दूसरे में नहीं मिला। तो मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन को कहते हैं और कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो ये दो फर्क अगर आप समझ जाओगे तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर बना किससे है। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा बेसिक सा टर्म है जो हमें जानना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर मेड फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इससे हिस्ट्री में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये एडिशनल टॉपिक है, ठीक है, बट हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहला मैटर को तोड़ करके बताने वाले इंसान थे एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़, ठीक है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेंगे। वो 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी समझ लो, अभी 2000 ईयर्स हो चुका है एडी में, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी मतलब 600 साल पीछे चले जाओ, मतलब आज से अप्रॉक्सीमेटली 2600 ईयर्स पहले ही एक हमारे इंडियन फिलोसोफर जो कि एक साधु थे, ठीक है, उन्होंने बता दिया था कि मैटर किससे बनता है। तो है ना ये काबिल तारीफ बात वाली बात, इसलिए मैं कहता हूँ डोंट अंडर एस्टिमेट आवर इंडियन कल्चर, ठीक है। तो महर्षि कन्नड़ ये एक वैदिक पीरियड के समय के फिलोसोफर थे, ठीक है, और इन्होंने अपने फिलॉसफी में बताया था कि अगर किसी भी प्योर सब्सटेंस को हम तोड़ना स्टार्ट करें, स्प्लिट करना स्टार्ट करें, तो वो सबसे छोटा पार्टिकल में टूटेगा जिसको हम लोग बोलेंगे अणु। उन्होंने क्या बोला कि मैटर, कोई भी प्योर मैटर को अगर हम स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं तो वो टूटेगा अणु में, यानी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल फॉर्म होगा वो होगा अणु। और अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। अब उन्होंने ये भी फर्दर इलैबोरेट किया कि अगर अणु को हम और तोड़े किसी भी तरह से, ठीक है, अगर अणु को और तोड़े तो हमें मिलेगा परमाणु, परमाणु या फिर परमाणु, जिसको हम लोग आज के डेट में कहते हैं एटम्स, ठीक है। वेरी गुड। तो क्या बताया महर्षि कन्नड़ ने कि अगर किसी प्योर मैटर को स्प्लिट किया जाए तो हमें मिलेगा अणु, अणु जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और अणु को और छोटा तोड़ा जाए तो उससे मिलेगा परमाणु, जिसको हम लोग आज के डेट में एटम कहते हैं, ठीक है। और परमाणु का मतलब भी होता है, वो उन्होंने बताया परम। ये जो परम है, परम मीन्स अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स जिसको और तोड़ा ना जा सके, अल्टीमेट। और ये जो अणु, अणु का मीनिंग हुआ पार्टिकल, ठीक है, अल्टीमेट पार्टिकल या फिर अल्टीमेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैंने बोला ना ये अणु का मतलब है पार्टिकल। तो द अल्टीमेट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड परमाणु, एंड परमाणु इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स परम एंड अणु, विच मीन्स अल्टीमेट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। तो था ना हमारे इंडियन ओरिजिन में भी कुछ बात, ठीक है। उसके बाद 4th सेंचुरी बीसी, मतलब इस समय के महर्षि कन्नड़ के लगभग 200 सालों के बाद क्या हुआ, डेमोक्रेटस नाम के एक साइंटिस्ट है, सॉरी साइंटिस्ट नहीं फिलोसोफर, क्योंकि ये प्रूफ नहीं दिया करते थे, ये अपने फिलॉसफीज में ये सब बातें बोला करते थे, ठीक है। तो डेमोक्रेटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, और इन्होंने भी यही चीज़ कहा कि किसी भी सब्सटेंस को अगर तोड़ा जाए, फर्दर स्प्लिट किया जाए, तो हमें एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसका उन्होंने नाम दिया एटम, ठीक है। और एटम वर्ड उन्होंने ग्रीक अल्फाबेट एटमोस से लिया था। एटमोस का मीनिंग होता है, मीनिंग अनडिविजिबल, अनडिविजिबल। ये ग्रीक वर्ड एटमोस से मेरा बना, ग्रीक वर्ड एटमोस से मेरा आया एटम, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम एटम उस समय डेमोक्रेटस ने रखा था, ठीक है। तो एटम वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ग्रीक वर्ड एटमोस से
डेराइव हुआ, जिसे हम लोग अनडिविजिबल कहते हैं। ठीक है, ये तो हिंदी में हम लोगों ने परमाणु बोला था ना, उसको परमाणु को आज हम लोग जानते हैं कि एटम्स बोला जाता है, बट एटम्स उस समय नहीं पता था, उस समय परमाणु पता था। बाद में 4th सेंचुरी में डेमोक्रिटस जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने इसका नाम एटम रखा। अब आते हैं सीधा 19th सेंचुरी। अब हम लोग एडी में आ गए, बीसी से एडी में 19th सेंचुरी यानी कि 1805, जब 1900 ईयर कंप्लीट होने वाला साल आएगा उसे हम लोग 19th सेंचुरी बोलेंगे, यानी कि 1801 से स्टार्ट हो जाता है 19th सेंचुरी। जैसे अभी हम लोग 2100 वाले सेंचुरी को कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए हम लोग 21st सेंचुरी में 2001 से क्या स्टार्ट हो गया, 21st सेंचुरी स्टार्ट हो गया। उसी तरह 1801 से 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गया था। तो इस समय जॉन डाल्टन, जो कि ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये प्रॉपरली साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने फिर फर्दर थ्योरीज दिया। आज के डेट में हम लोग जॉन डाल्टन का भी थ्योरीज को गलत मानते हैं, बट इन्होंने ही मेन थ्योरीज स्टार्ट किया था, जिसके बाद डाल्टन के बाद आया थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद बोरबरी, ठीक है, बोरबरी रूल। ये सब फर्दर हमारा साइंस फिर इस तरह से इवॉल्व होकर के आगे बढ़ता चला गया। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे, अपने आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री के। ठीक है, तो अभी तक हमें पता चल गया क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग आएंगे एविडेंस पे। ठीक है, एविडेंस यानी कि सबूत पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस है तो आपसे बार बार सबूत मांगा जाएगा। ठीक है, तो कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? इसका एविडेंस हमें मिलता है 2 एक्सपेरिमेंट से। कौन से 2 एक्सपेरिमेंट? डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन। अब इन्हीं 2 टॉपिक से हमारा आधा चैप्टर खत्म होगा, तो इसी को हम लोग एक्सटेंसिवली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लो अपने आप को नए टॉपिक के लिए। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब पहले जानो, मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंसेज, मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेज ऑन देयर ओन। ठीक है, मतलब अगर हम किन्हीं 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करें तो उन्हें हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर आप इसको ऐसे समझो कि एक एयर है, खुला एटमॉस्फेयर है, हम लोग एलपीजी सिलेंडर गैस जो होता है उसका अगर गैस को रिलीज़ करते हैं तो वो कहाँ पे जाकर के मिल जाएगा? वो हवा में मिल जाता है और हमें स्मेल आने लगता है एक रूम में। ठीक है, एलपीजी गैस का। ठीक है, तो वो जो मिक्सिंग हो रहा है ना, वो तुरंत ही मिक्स हो जाता है, बहुत ही जल्दी। अब आप ऐसे समझ लो, कहीं पे खाना बन रहा है तो उससे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रहा है। ठीक है, उस खाने का बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रहा है, तो आप खाना किचन में बन रहा है, लेकिन एयर में वो डिफ्यूज़न के बाद, मिक्सिंग के बाद वो आपके जब नोज़ तक आता है, आपको जब उसका स्मेल मिलता है तो आपका दिल और पेट दोनों ही भूखा हो जाता है कि जल्दी से वो खाना मिल जाए। ठीक है, तो ये एक तरह का डिफ्यूज़न का ही एग्जाम्पल है, जिससे किसी तरह का स्मेल हमारे एयर में मिल करके हमारे नोज तक स्मेल के थ्रू आ जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न। और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मतलब रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। कोई भी मैटर में उसका जो पार्टिकल्स होता है वो रैंडम मोशन में इधर उधर भागते रहता है। ठीक है, ये हमेशा रैंडमली मूव करते रहता है। ठीक है, और वो वाइब्रेशन एक तरह से, क्योंकि मीन पोजीशन एक पोजीशन है, वो पार्टिकल कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, लेकिन घूम करके वापस इसी स्पॉट पर आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से, बिल्कुल आप ऐसे समझो, ये इस तरह से ऐसे वाइब्रेट करते रहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट के नाम पर क्या से आया है, और ये कैसे इन्वेंट हुआ इसको भी मैं बताऊंगा, बट अभी सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी बताना था कि ये मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसका एविडेंस कैसे दे सकते हैं, वो 2 तरह से एविडेंस दिया जा सकता है। अब इन दोनों का बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में अच्छे से स्टडी करो। ठीक है,
बहुत ज़्यादा हम लोग बुक अपने चैप्टर में आगे नहीं बढ़े हैं, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज मैंने दिया। अब इसको आप एक तरह से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और इसका एक्सटेंसिव स्टडी स्टार्ट कर दो। बेस्ट ऑफ लक।